तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा मैंने कहा था कि अब हम लोग जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है सेट 1 के, सेट 2 के, सेट 3 और सेट 5 तक के हम लोग जितने भी सेट मतलब BST के जितने भी सेट है सबके हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग सेट 1 के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं यानी 3 अंक के जितने भी प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। उस हिसाब से अगर अपने आंसर को फ्रेम करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बनेंगे और रहेंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक की है और इस हिसाब से आपको 15 अंक लघु उत्तरीय प्रश्न से आने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विपणन और विक्रय में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण के कोई 3 उदाहरण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक संदेश वाहन के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। पैकेजिंग के किन्हीं 3 कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। पर्यवेक्षक के किन्हीं 3 कार्यों को उल्लेख करें। और अंतिम क्वेश्चन है नियंत्रण पीछे देखना है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखने वाले हैं और अच्छी तरह से समझने भी वाले हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का आंसर विपणन और विक्रय में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले प्रश्न में हम लोगों को पूछा गया था कि विपणन और विक्रय में 3 अंतर लिखें। तो मैंने बुक से ही इसका कट पीस ले लिया है। आप इसमें से किसी भी 3 का लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए अब समझते हैं प्रत्येक उत्तर को। देखिए, अब उत्तर लिखने का एक फॉर्मेट मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि अब हम लोग पहले क्या लिखते थे कि अंतर लिखना है तो 2 जो मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु के आधार पर अंतर लिख दे। लेकिन अभी हम लोग को 3 कॉलम बनाना है। एक है अंतर का आधार, दूसरा जो 2 बिंदु दिए रहेंगे उन बिंदुओं को हम लोग अगले 2 कॉलम में लिखना है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए दिया गया है कि अंतर का आधार है, विपणन है और विक्रय है। क्रम संख्या आप ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन अंतर का आधार आप लिखना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जरूर अंतर का आधार को आप लोग लिखें। तो देखिए, पहला अंतर है विपणन और विक्रय में अर्थ यानी मीनिंग के आधार पर क्या अंतर है। तो विपणन से आशय ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने, उन्हीं के अनुरूप उत्पादन करने, उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने एवं संतुष्टि प्रदान करने से है। विपणन क्या होता है? देखिए, विपणन कहाँ शुरू होता है? ग्राहकों के पहले आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं और फिर उन्हीं के अनुसार हम लोग उत्पादन करते हैं, मूल्य निर्धारित करते हैं, वस्तु की मात्रा निर्धारित करते हैं। ठीक है, लेकिन विक्रय क्या? तो विक्रय से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं को ग्राहकों तक बेचना है। विपणन कहाँ शुरू हो रहा था? विपणन शुरू हो रहा था जहाँ पर हम लोग उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जान रहे थे, उनकी इच्छाओं को जान रहे थे और उसी के अनुसार हम लोग क्या कर रहे थे? सामान बना रहे थे। ठीक है, उसी के अनुसार मूल्य निर्धारण कर रहे थे। लेकिन विक्रय में सिर्फ सामान का भौतिक हस्तांतरण इसमें शामिल किया गया, यानी सिर्फ सामान को या फिर वस्तु को ग्राहकों को बेच देना क्या कहलाएगा? विक्रय कहलाएगा। तो ये पहला अर्थ हुआ, अर्थ के हिसाब से हम लोगों का पहला अंतर हुआ। अगला अंतर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है। तो विपणन का उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करके लाभ अर्जित करना है। ठीक है, तो विपणन के अंतर्गत क्या करते हैं? पहले हम लोग ग्राहक को संतुष्टि देना चाहते हैं और उसके उपरांत हम लोग लाभ अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन जो विक्रय है उसके अनुसार केवल विक्रय का उद्देश्य क्या है? सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का अधिक से अधिकतम विक्रय करना। इसमें ग्राहक संतुष्टि को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए, अगला हम लोगों का अंतर का आधार है क्षेत्र, यानी क्षेत्र के आधार पर। तो विपणन का क्षेत्र क्या है? व्यापक है, इसमें ही विक्रय सम्मिलित है। तो विपणन के अंतर्गत ही विक्रय आता है और विपणन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, विशाल होता है। लेकिन विक्रय का क्षेत्र क्या है? विक्रय का क्षेत्र सीमित है और यह किसका अंग है? यह विपणन का ही अंग है। तो ये एक हम लोग का अंतर का आधार हो गया क्षेत्र के हिसाब से। अगला देखते हैं हम लोग प्रारंभ यानी स्टार्ट, कौन पहले शुरू होता है? तो विपणन का प्रारंभ वस्तु निर्माण का विचार से ही हो जाता है। तो अर्थात जैसे हम लोग सोचते हैं हम लोग कोई सामान बनाना, तो उस समय भी हम लोग विपणन कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले हम लोग उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छा जानते हैं और उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? वस्तु का निर्माण करते हैं। लेकिन विक्रय कब प्रारंभ होता है? विक्रय प्रारंभ होता है जब वस्तु का उत्पादन हो जाता है और वस्तु विक्रय योग्य बन जाती है। ठीक है, तो विपणन का प्रारंभ पहले होता है और विक्रय का प्रारंभ उसके बाद ही हो सकता है। अगला हम लोग का बिंदु है कि अंत, एंड। तो
इसका अंत ग्राहकों की संतुष्टि के बाद ही होता है। विपणन कब अंत होता है? जब ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो विपणन है वो विक्रय के बाद भी चलता रहता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बाद भी उसके रिपेयरिंग वगैरह, गारंटी वारंटी की कई सारी सेवाएं जो हम लोग को मिलते रहती है। तो विपणन जो है वो विक्रय के बाद भी चलता रहता है ग्राहकों, और जब तक ग्राहक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम लोग का विपणन जो है वो चलता रहता है। लेकिन विपणन क्या है? विक्रय क्या है? विक्रय का अंत तभी हो जाता है जब उपभोक्ता सामान को खरीद लेता है। ठीक है, यानी इसका अंत विक्रय हो जाने के पश्चात हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला अंतर का आधार हम लोग ले सकते हैं दृष्टिकोण। तो विपणन का जो दृष्टिकोण है वो ग्राहकोन्मुखी, माने वो ग्राहक पे ज़्यादा केंद्रित रहता है। लेकिन सेलिंग का जो विक्रय का उद्देश्य है वो क्या है? उत्पाद विक्रय उन्मुखी, मतलब हम लोगों को सिर्फ बेचना है सामान। ठीक है, कैसे भी करके। देखिए अगला हम लोग अंतर का आधार ले सकते हैं 9 नंबर, आवश्यकताओं की पूर्ति। तो विपणन में ग्राहकों की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया जाता है, लेकिन जो विक्रय है वो केवल तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। विपणन में हम लोग क्या करते हैं? उपभोक्ता को संतुष्टि देना चाहते हैं, तो उपभोक्ता की संतुष्टि हम लोग वर्तमान में और भविष्य में दोनों को ध्यान में रखकर विपणन क्रिया करते हैं। लेकिन विक्रय क्रिया केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। और अगला हम लोग लिख सकते हैं कि संबंध। तो विपणन का संबंध ग्राहकों को संतुष्ट करने से, जबकि विक्रय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण से। तो इनमें से आप किसी भी 3 पॉइंट को लिख सकते हैं अपने उत्तर में। और देखिए मैंने जो जितना भी मुख्य बिंदु उनको मैंने टिक किया हुआ है, आप उन्हीं में से कुछ लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है नियंत्रण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं को समझाइए। ठीक है, तो नियंत्रण के महत्व के किसी 3 बिंदु। देखिए तो हम कोशिश किए हैं कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके एक अच्छा से अच्छा फॉर्मेट दें आंसर लिखने का, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मतलब अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों के पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, किताब का सारा नॉलेज आपके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको सही से लिखने नहीं आएगा तो आपको डेफिनेटली नंबर कम आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोग इस फॉर्मेट को ज़रूर अपनाएं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। अगर 3 अंक के प्रश्न है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हम लोग अपने पॉइंट में दे सके। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो पॉइंट में नहीं बन रहे हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक पॉइंट में हम लोग बना पाएँ, ताकि एग्जामिनर को जो है वो नंबर देने में सुविधा और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, नंबर कटने की संभावना कम हो रहे। ठीक है, तो देखिए जैसे इसको मैंने लिखने का प्रयास किया है कि नियंत्रण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं को समझें। तो हम लोग नियंत्रण के महत्व हम लोग को पूछा गया, लेकिन सीधे हम लोग नियंत्रण के महत्व में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले हम लोग को एक मोटा जानकारी नियंत्रण के बारे में हमारे आंसर्स में लिखना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि नियंत्रण प्रबंध का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, इसे प्रबंध का अंतिम कार्य माना जाता है। ये तो आप लोगों को पता है कि नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। तो इसको इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर की, और फिर लिखिए नियंत्रण के निम्न महत्व है या निम्नलिखित महत्व है। देखिए पहला महत्व देखते हैं कि निष्पादित कार्यों के मूल्यांकन में, तो जितने भी कार्य हुए हैं उनके मूल्यांकन में नियंत्रण का महत्व क्या है। देखिए चलिए, संस्था में कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन नियंत्रण के अंतर्गत ही किया जाता है तथा उनमें कमी होने पर उसके कारणों का पता लगाया जाता है। तो नियंत्रण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, और साथ ही साथ अगर उसमें कोई कमी है तो उसका पता लगाते हैं। और देखिए अगला हम लोगों का महत्व क्या है, विचलनों को दूर करने में। नियंत्रण के अंतर्गत कार्यों के कमियों को पता लगाया जाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। तो इन्हें इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए कि नियंत्रण के अंतर्गत कार्यों की कमियों का पता लगाया जाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। ठीक है, जो कमी है, जो विचलन है, उनको हम लोग पता लगाते हैं और उसको दूर करने के लिए हम लोग सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। अगला हम लोग का महत्व देखिए, संगठन में अनुशासन बनाए रखने में। तो संगठन में अनुशासन बनाए रखने में नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। बिना अनुशासन के किसी संस्था का विकास होना संभव नहीं है। नियंत्रण के द्वारा संगठन के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। तो संस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि नियंत्रण प्रबंध की एक आवश्यक तथा अति महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरीके से अगर हम लोग आंसर्स लिखेंगे तो हम लोग को नंबर ज़्यादा मिलने वाले हैं, और जो नंबर कटने के चांसेस होते हैं इसमें कम रहते हैं। पॉइंट में आप आंसर लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा, एग्जामिनर को चेक करने में भी सुविधा है और आराम से आपको नंबर भी मिलने वाले हैं।
और मेरी यही इच्छा है कि आप लोग इसी फॉर्मेट अपने आंसर्स को लिखें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण के कोई 3 उदाहरण दे। तो उपभोक्ता शोषण से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, तो इसके कोई 3 उदाहरण हम लोग को लिखने हैं। देखिए तो हम लोग शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हैं कि आज के समय में जहां लाभ को सर्वोपरि माना जाने लगा है, इसने उपभोक्ताओं के शोषण के लिए नए नए तरीके विकसित कर दिए। निम्न उदाहरण उपभोक्ताओं के शोषण को उजागर करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपने आंसर्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए, झूठे दावे। सूरजमुखी तेल का एक निर्माता विज्ञापन में यह प्रचार करता है कि उसको उत्पाद जो है विटामिन मिनरल तथा प्रोटीन से भरपूर है, किंतु जब इस बात की परीक्षण किया जाता है तब पता चलता है कि उसके ये सभी दावे जो हैं और झूठे हैं। तो इस प्रकार के झूठे दावे हम लोग को दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई एक उत्पादक जो अपने उत्पाद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावे करता है कि उसमें ये है वो है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग परीक्षण करें तो उसमें किसी प्रकार की कोई खास विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के झूठे दावे के द्वारा हम लोग को उपभोक्ताओं को क्या होता है, शोषण किया जाता है। अगला हम लोग लिख सकते हैं उदाहरण कि कम वजन देना। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि जो नूडल्स जो आते हैं वो 100 ग्राम की पैकिंग में बेचा जाता है, किंतु वास्तव में कुछ ऐसे पैक रहते हैं जिनको अगर वजन करेंगे तो पाएंगे कि उनमें केवल 90 ग्राम ही नूडल्स दिए गए हैं। तो इस आधार पर कम वजन देकर भी हम लोगों का शोषण किया जाता है, क्योंकि मूल्य तो 100 ग्राम का लिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को सामान मिल रहा है वो है 90 ग्राम का। तो इस आधार पर हम लोगों का भी शोषण हो रहा है। अगला हम लोग लिख सकते हैं कि मिलावट करना। तो मिलावट से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि किस प्रकार से हमारे जो खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट किया जाता है, और मसालों की पैकिंग में मसालों के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी मिलाया जाता है जो कि हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार मिलावट के द्वारा भी हम लोगों का शोषण किया जाता है, जो कि हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए। तो इस प्रकार कई उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। देखिए हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में आंसर्स की शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग का जो मेन आंसर उस आंसर को लिखते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन जैसा हम लोग 1-2 लाइन लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग का जो आंसर होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस इसमें बनते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए औपचारिक संदेशवाहन की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो औपचारिक संदेशवाहन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके 3 विशेषताएं हम लोग को लिखने हैं। देखिए औपचारिक संदेशवाहन क्या, तो सबसे पहले हम लोग को औपचारिक संदेशवाहन के बारे में थोड़ी जानकारी अपने आंसर में इंक्लूड करनी होगी। देखिए औपचारिक संदेशवाहन की एक ऐसी विधि है जिसमें संदेश भेजने वाला यानी प्रेषक जो होता है तथा संदेश प्राप्त करने वाले में कैसा संबंध होता है, औपचारिक संबंध होता है। तो अगर संदेश भेजने वाले में और संदेश प्राप्त करने वाले में औपचारिक संबंध है तो ऐसा संदेशवाहन क्या कहलाएगा, औपचारिक संदेशवाहन कहलाएगा। तो ये संदेशवाहन का हम लोग डेफिनेशन दे दिए। अब संदेशवाहन की हम लोग विशेषता बताते हैं। देखिए तो औपचारिक संदेशवाहन की विशेषताएं, पहला है विधिवत प्रणाली। ठीक है, सिस्टमेटिक वे। देखिए औपचारिक संदेशवाहन जो है एक निश्चित एवं विधिवत प्रणाली है जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है। ठीक है, तो औपचारिक संदेशवाहन में क्या होता है, पहले से सब कुछ तय रहता है। तो ये क्या है, एक विधिवत प्रणाली है। अगला हम लोग लिख सकते हैं कि निश्चित मार्ग रहता है। तो औपचारिक संदेशवाहन में संदेश प्रवाह के मार्ग पहले से स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, जिससे संदेश का प्रवाह भी निश्चित होता है। तो निश्चित मार्ग हो गया संदेशवाहन का। अगला हम लोग लिख सकते हैं कि लिखित प्रमाण। तो इसमें संदेश लिखित रूप में होते हैं अर्थात संदेश का लिखित प्रमाण होता है। ठीक है, तो ये रहे हम लोग के औपचारिक संदेशवाहन के जो विशेषताएं पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पैकेजिंग के किन्हीं 3 कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, पैकेजिंग। देखिए तो सबसे पहले हम लोग पैकेजिंग के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि पैकेजिंग क्या है। तो पैकेजिंग उत्पाद नियोजन का एक ऐसा कार्य है जिसमें उत्पाद को किसी अन्य वस्तु में सुरक्षा के साथ रखा जाता है तथा उसके बाहरी आवरण में उत्पाद का नाम तथा ब्रांड आदि चिन्हों को अंकित किया जाता है या फिर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग पैकेजिंग के बारे में जानकारी दे दी। अब सीधे हम लोग पैकेजिंग के 3 कार्य बताते हैं। देखिए तो पैकेजिंग के निम्न कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, सुरक्षा देना यानी प्रोटेक्शन। जो हम लोग को उत्पाद है उसको प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना पैकेजिंग का पहला ये प्राथमिक कार्य। देखिए पैकेजिंग का पहला कार्य उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उसमें टूट फूट क्षय या हानि ना हो। ठीक है, जो हम लोग का उत्पाद है उसमें किसी प्रकार का टूट फूट ना हो, क्षय ना हो, हानि ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
पैकेजिंग का अपनाते हैं। अगला हम लोग लिख सकते हैं पैकेजिंग के कार्य की विपणन क्रिया में सुविधा प्रदान करना। तो पैकेजिंग के बाद उत्पाद को उठाना, रखना, कहीं ले जाना तथा स्टोर करना क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विपणन क्रिया में सुविधा प्रदान कर सकते हैं। देखिए अगला कार्य क्या हो सकता है कि विज्ञापन का भी कार्य करता है। तो पैकेजिंग एक प्रकार से विज्ञापन का भी कार्य करता है। उत्पाद का पैकेजिंग उसके विज्ञापन का कार्य भी करता है, क्योंकि विज्ञापन की भांति पैकिंग में भी जानकारी, ब्रांड आदि छपे होते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग पैकेट वगैरह में देखते हैं ना कि जो जिस ब्रांड का प्रोडक्ट है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी, लोगो वगैरह उसमें अंकित रहता है। तो पैकेजिंग जो है के हिसाब से हम लोग का विज्ञापन का भी कार्य करता है। तो इस आधार पर हम लोग 3 जो पैकेजिंग के कार्य लिखे हैं, क्या है, सुरक्षा देना, दूसरा है विपणन क्रिया में सुविधा प्रदान करना, तीसरा है विज्ञापन का कार्य करना। ठीक है, तो ये हो गया पैकेजिंग के कार्य। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के किसी 3 कार्य को बताना है। तो उससे पहले हम क्या बता रहे हैं कि जो हम लोग का मेन क्वेश्चन है उससे संबंधित उसका जो अगर कुछ परिभाषा वगैरह अगर हम लोग कुछ बना पा रहे हैं, पहले उनको इंक्लूड करना है। जैसे कि पर्यवेक्षक के 3 कार्य पूछा गया, तो सबसे पहले हम लोग को बताना होगा कि पर्यवेक्षक किसको बोलते हैं, यानी सुपरवाइजर है कौन। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके कार्य को लिखने वाले हैं। हालांकि इसमें सुपरवाइजर कौन है ये नहीं पूछा गया, लेकिन हम लोग को इस बात को इंक्लूड करना होगा ताकि हम लोग का जो आंसर है वो ज़्यादा अच्छा बन सके। ठीक है, तो देखिए पर्यवेक्षक का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संस्था में अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों की देखभाल करता है। पर्यवेक्षक के निम्नलिखित कार्य। ठीक है, तो पर्यवेक्षक कौन है, जो संस्था में जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके कार्यों की देखभाल करता है। ठीक है, तो वो हो गया पर्यवेक्षक। अब पर्यवेक्षक के कार्य लिखते हैं। देखिए पर्यवेक्षक का पहला कार्य क्या है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो प्रबंधकों द्वारा विभाग के निर्धारित कार्यों का पूरा करना एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना पर्यवेक्षक का एक अति आवश्यक कार्य है। तो जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा तो विभाग निर्धारित किए जाते हैं, मतलब विभाग में जो कार्य निर्धारित किए जाते हैं उन कार्य को करना और जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना हम लोगों का पर्यवेक्षक का प्राथमिक कार्य होता है, अति महत्वपूर्ण यानी आवश्यक कार्य होता है। तो पहला कार्य हो गया निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। अगला कार्य हम लोग लिख सकते हैं कार्य की योजना बनाना, यानी एक पर्यवेक्षक विभाग संबंधी कार्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर उस कार्य को करने की योजना बनाता है और उसी अनुरूप कार्य करवाता है। तो एक सुपरवाइजर का काम क्या है, उसको जो काम सौंपा गया वो देखता है कि किस आधार पर हम लोग इस कार्य को कर सकते हैं, पूरा उसका अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है और उसके बाद उसमें योजना बनाता है कि किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो कार्य की योजना बनाना। देखिए आप आंसर्स में देख रहे होंगे कि मैंने अंडरलाइन किस तरह से पेंसिल से किया, थोड़ा सजा के। तो आप भी अपने एग्ज़ाम में इसी तरह से अपने आंसर्स को सजा के लिखिए, क्योंकि आपका आंसर जितना अच्छा दिखेगा आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस उतने ही रहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग जानते होंगे कि मल्टीपल चॉइस या फिर MCQ जो है वो लगभग सभी स्टूडेंट सही कर ही देते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा जो नंबर मिलता है वो इस तरह के प्रश्नों में ही मिलता है, क्योंकि ये लिखने का एक तरीका आना चाहिए, हुनर आना चाहिए कि किस प्रकार से अपने आंसर्स को लिखें कि जो एग्जामिनर है वो संतुष्ट हो जाए और आपको मतलब फुल मार्क्स दे सके। ठीक है, तो यही 2-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अन्य स्टूडेंट से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जितना आप हो सके आंसर्स को सजा के लिखने की कोशिश कीजिए, टू द पॉइंट लिखने का कोशिश कीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर 100 शब्दों में लिखना तो शब्द गिनने लग जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा वाला कार्य मत कीजिए। ठीक है, आप अभी इंटर में हैं तो आप मतलब यहाँ तक लिखिए कि आपका आंसर भी पूरा हो और एक फिक्स क्राइटेरिया में भी आपका आंसर आ जाए, मतलब अच्छा से अच्छा आपका आंसर बन सके। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कार्य क्या है कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, यानी कर्मचारी जितने भी हम लोग एम्प्लॉय है उनको मोटिवेशन देने का कार्य कौन करता है, वो सुपरवाइजर ही करता है। देखिए चूँकि पर्यवेक्षक का कर्मचारियों से सीधा संपर्क होता है, अतः एक पर्यवेक्षक कर्मचारियों को कार्य हेतु अभिप्रेरित भी करता है। एक सुपरवाइजर क्या करता है, जितने भी कर्मचारी हैं उनको मोटिवेशन देता है, मोटिवेटिव करता है उनको कि ताकि जिससे वो अपने जो इस कार्य के लिए
और ज़्यादा प्रेरित हो, मतलब अच्छी तरह से कार्य को कर सके। ठीक है, तो कर्मचारियों को प्रेरित करना भी एक सुपरवाइजर का कार्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संगठन में पर्यवेक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर की शुरुआत किए, हम लोग मेन आंसर लिखे और लास्ट में कंक्लूजन के स्वरूप 2 लाइन लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने आंसर्स को बनाएंगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप जितना हो सके आंसर्स को अच्छी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। टू द पॉइंट लिखिए, पॉइंट में आपके अपने आंसर लिखिए, सजा के लिखिए। ठीक है, और आपका हैंड राइटिंग भी काफ़ी मायने रखता है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है और इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलने वाले हैं। देखिए, और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण पीछे देखना है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट थोड़ा पैराग्राफ टाइप का आंसर बन जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का आंसर जो है पैराग्राफ टाइप का ना बने, क्योंकि वो थोड़ा देखने में भी सही नहीं लगता है। हम लोग जितना हो सके पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग का आंसर जो है वो मार्किंग के लिए ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा जो एग्जामिनर है अच्छी तरह से इसमें नंबर दे पाए। ठीक है, देखिए हम लोगों का प्रश्न क्या है कि नियंत्रण पीछे देखना है, इस बात को स्पष्ट करें। ठीक, तो नियंत्रण पीछे देखना है, इस कथन को समझने से पहले हमें नियंत्रण का अर्थ समझना होगा। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं आंसर। अब नियंत्रण का अर्थ लिखते हैं, कंट्रोल। देखिए, नियंत्रण से आशय वास्तविक परिणामों का निर्धारित परिमापों से तुलना करना तथा यह देखना है कि उनमें कोई विचलन तो नहीं है। विचलन होने पर सुधारात्मक कार्यवाही करना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। तो नियंत्रण क्या है, तो नियंत्रण का जो परिभाषा हम लोग पहले भी जान चुके। तो नियंत्रण क्या है, नियंत्रण से आशय वास्तविक परिणामों का निर्धारित परिणामों से तुलना करना तथा यह देखना है कि उनमें कोई विचलन नहीं है। विचलन है तो उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं, यानी अगर कोई अंतर पाया जाता है तो उसको सुधारने का हम लोग कार्यवाही करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत करते हैं, हम लोग नियंत्रण के अंतर्गत करते हैं। तो ये होगा नियंत्रण का परिभाषा। तो हम लोगों को पूछा गया है कि नियंत्रण पीछे देखना, इस बात को स्पष्ट करे, इस बात को साबित करना है कि वास्तव में नियंत्रण में हम लोग पीछे देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नियंत्रण के इस परिभाषा में निम्न बातें सामने आती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियंत्रण पीछे देखता है। ये परिभाषा हम लोगों ने दी है और परिभाषा से ही हम लोग कुछ पॉइंट बना रहे हैं और इस जो पॉइंट क्या हम लोग ये सिद्ध करेंगे इस बात को कि नियंत्रण जो है वो पीछे देखने वाला है। तो पहला इसमें से बिंदु निकल के आता है कि नियंत्रण में भूतकाल में किए गए कार्यों को मापा जाता है तथा नियोजन में बनाए गए परिमापों से तुलना की जाती है। देखिए, तो नियंत्रण के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भूतकाल में कार्य किए गए उन्हीं को मापते हैं, यानी पहले ही जो कार्य हो चुके हैं उसी को मापते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, नियोजन में बनाए गए परिमापों से तुलना करते हैं। तो नियोजन पहले ही हो गया रहता है, उसके बाद हम लोग का उसके 2-3 कार्यों के बाद ही नियंत्रण आता है, मतलब अंतिम कार्य नियंत्रण रहता है। तो नियंत्रण में क्या करते हैं, जो पहले कार्य हो गया है उसको देखते हैं, उसको मापते हैं, और नियोजन में जो हम लोग परिमाप फिक्स किए रहते हैं उसी से तुलना करते हैं। तो ये भूतकाल वाला कार्य हो गया, यानी पीछे देखने वाला कार्य हो गया। तो यह बिंदु भी स्पष्ट करता है क्या है कि नियंत्रण जो है पीछे देखने वाला कार्य है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि नियंत्रण में पहले ही किया जा चुके कार्यों को देखा जाता है तथा उनके कमियों का पता लगाया जाता है एवं उन कमियों के कारणों को ढूंढा जाता है। तो नियंत्रण हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जो कार्य हो चुके उनको देख रहे हैं और उनमें अगर कुछ कमी है, जो परिमाप फिक्स है, परिमाप से हम लोग तुलना करके अगर कुछ कमी निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि कमी का कारण क्या है। ठीक है, जो कमी आ रहे हैं काम में वो कमी का कारण क्या है, मतलब हम लोग फिर से भूतकाल में किए गए कार्यों का ही विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि कोई जो कर्मचारी हो क्या त्रुटि किया जिसके कारण हम लोग का परिमाप के अनुरूप नहीं बना है। ठीक, तो इसमें भी हम लोग यह बिंदु भी हम लोग को स्पष्ट करता है कि नियंत्रण जो पीछे देखने वाला कार्य है। और अगला एक बिंदु इसमें से निकल कर आ रहा है कि नियंत्रण के अंतर्गत जो सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है वो भी पहले या भूतकाल में तय किए गए परिमापों के ही आधार पर किया जाता है। तो हम लोग जो स्टैंडर्ड फिक्स किए रहते हैं वो भी नियोजन के अंतर्गत किए रहते हैं, मतलब पहले ही किए रहते हैं। और हम लोग अगर कुछ विचलन आता है, अंतर आता है कार्य में, तो उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं, लेकिन वो किस आधार पर करते हैं, पुराने आधार पर ही करते हैं, यानी फिक्स जो स्टैंडर्ड रहते हैं, परिमाप रहते हैं उसी के आधार पर करते हैं। तो यह बिंदु भी हम लोगों को स्पष्ट करता है कि जो नियंत्रण है वो पीछे देखने वाला कार्य है। तो इन तीनों बिंदुओं के बाद हम लोग यह स्पष्टता कर सकते हैं कि जो नियंत्रण है वो पीछे देखने वाला है, यानी नियंत्रण पीछे देखता है। तो इस तरह से हम लोग अपने आंसर्स को बिंदुओं के रूप में लिख दिए ताकि जो एग्जामिनर है मतलब उसको नंबर देने में भी सुविधा हो। तो इस आधार पर हम यह स्पष्ट होता है कि नियंत्रण पीछे देखना है।
और लास्ट में कंक्लूजन के स्वरूप आंसर को फिर से दोबारा रिपीट करके हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे इस फॉर्मेट में, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और थोड़ी कोशिश कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका आज ही आप लोगों का रूटीन आ चुका है, एग्ज़ाम आपके सर पे है, तो अब जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूं। आई होप कि आप लोगों को सभी प्रश्न जो है वो समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अंत में यही बोलना चाहूँगा कि अभी समय है आप लोगों का, जी जान लगा दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। कुछ महीना भर का समय आप लोगों के लिए बचा हुआ है। इस महीना भर में आप जितना पढ़ेंगे वही काम आएगा। आप इससे पहले क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये इस समय अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाएगा। वो ये मेरी धारणा है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए क्या अगर कुछ आपको डाउट है, कैसे वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और जो वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करा दीजिए तो मैं आप लोग कमेंट कीजिए, मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करा दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।